नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने जो बात हम रखें वो बिना किसी लाग लपेट के रखें, और जो बातचीत हो उसमें दोनों तरफ के सारे तर्क आएं, मुद्दा भी ऐसा हो, मेहमान भी ऐसे हैं। तो मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। ये हमारा तीसरा एपिसोड है कॉन्वर्सेशंस का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्वर्सेशंस अच्छी लग रही होंगी। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब के साथ हमने पहला एपिसोड किया था सर, व्यूअर्स को अच्छा लगा तो हमने आपको दोबारा तकलीफ दी। सर, पहली बार आ रहे हैं प्रोग्राम में। सर, कोशिश ये है कि जो बात टीवी पे या अदरवाइज डिस्कशंस में कभी अधूरी रह जाती है, क्योंकि दोनों साइड्स नहीं आ पाती, टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, फिर ज़्यादा मेहमान भी होते हैं उसके अंदर, तो उन कंस्ट्रेंट से थोड़ा किसी मुद्दे को आज़ाद किया जाए। तो हम कोई मुद्दा एक लें और उस पर फिर थ्रेडबेयर बात करें और दोनों तरफ की बात हो जाए, इसलिए आपको भी अपने जहमत दी थी। तो हमने जो पहला प्रोग्राम किया था प्रोफेसर साहब के साथ, उसमें डिस्कस किया था कि ये जो अभी 3-4 मुद्दे सरकार के खिलाफ बने, नीट का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर छात्रों पर लाठीचार्ज वगैरह, राम मंदिर का इशू, तो लगा कि सरकार घिरी हुई है। अब बात वहाँ से लगभग 20-22 दिन आगे बढ़ गई है, संसद सत्र चला नहीं है, सरकार थोड़ा रिलीफ महसूस कर रही होगी कि चलो ये मामला तो पीछे हुआ, थोड़ा सा तो पीछे हुआ। अब आज ये हमको डिस्कस करना है। उसमें हमने बात की थी कि सरकार कितनी घिरी हुई दिख रही है और नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी पर इस पूरे महीने 2 महीने का क्या असर पड़ा। आज हम बात करेंगे सर दूसरे पक्ष की, ऑपोजिशन की, खासतौर पर राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस पूरे मुद्दे को कैसे भुनाया, इसका उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, या उन पर जो आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से संसद नहीं चली, इस आरोप में कितना दम है। ये राहुल गांधी की जिद की वजह से नहीं चली या उन्होंने सरकार को घेरे रखा इस पूरे 1 महीने में संसद में। और दूसरा ये भी कि राहुल गांधी क्या वो विपक्ष के नेता हैं जो इस वक्त भारत को चाहिए? क्या वो उस पद के साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या वो जो भी विपक्ष का काम है वो उसको निभा पा रहे हैं? और क्या राहुल गांधी आज भारत में विपक्ष का पर्याय बन गए हैं? मतलब अब भारत को अपोजिशन मतलब राहुल गांधी, क्या इसमें अब कोई डाउट है? तो इससे हम शुरू करते हैं। पहले यही बात कर लें, आप राहुल गांधी को इस वक्त कैसे देखते हैं? क्या वो इस वक्त अनकंटेस्टेड लीडर हैं भारत के पूरे विपक्ष के? भाई देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष नेता हैं, वो जो 2014-2019 में कांग्रेस को जो मौका नहीं मिल पाया था, 2024 में मिला जब 99 सीटें आई, इसलिए नेता विपक्ष तो हैं वो। अब रही बात की अनकंटेस्टेड, तो मुझे लगता है अब अनकंटेस्टेड हैं। ओके, इसलिए अनकंटेस्टेड हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में अगर पार्लियामेंट के बाहर भी देखें हम, संसद के बाहर की, भाई एक तो संसद के अंदर नेता विपक्ष, दूसरा संसद के बाहर जितने विपक्षी दल हैं उनमें उनको चैलेंज कौन कर रहा था? तो उनको चैलेंज करने वाली 2 बड़ी ताकतें थी, एक ममता बनर्जी, एक अरविंद केजरीवाल, संसद के बाहर। इसके पहले बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी का सुर धीमा हो गया और उनकी जो पराजय हुई उसके बाद उनकी बात जो है वो हो गई, ख़त्म हो गई एक तरह से। अब वो भी फॉल इन लाइन है। अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हारे, पार्टी हारी, और जो तमाम सारी कंट्रोवर्सीज हुई, शीश महल और शराब घोटाला वगैरह, जिसमें हालांकि बाद में उनको कोर्ट से रिलीफ भी मिल गई, तो उससे अरविंद केजरीवाल की भी चमक और धमक कमज़ोर हो गई। तो उस लिहाज से वो अनकंटेस्टेड हैं। अब अगर आप बात करें कि मतलब जो है राहुल गांधी को लेकर के, भाई आज की तारीख में मोदी सरकार के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा कोई मुखर होकर के बोलता है या लड़ता है तो राहुल गांधी लड़ते हैं। ये तो सबके सामने। अब वो अच्छा है बुरा है, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, तरीका है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई बोलता है किसी भी मुद्दे पर, और शुरू से आप देखिए जब राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं भी थे तब भी उनके उठाए हुए जो मुद्दे थे वो धीरे धीरे के करके कुल मिला करके वो साबित हुए। वो आप नोटबंदी से शुरू करिए, फिर जीएसटी शुरू करिए, फिर कोविड का आप देख लीजिए, फिर चाइना का एग्रेशन देख लीजिए, हर बात उन्होंने पहले उठाई, उनकी हंसी भी उड़ाई गई, उसके बाद उनको जो है काफ़ी ट्रोल भी किया गया, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो बातें साबित हुई। जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी लेके चले आए, आज सरकार मान गई उसको लेकर के। संविधान वाला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया जो 2024 में जिसने बीजेपी को काफ़ी मतलब 240 समेट दिया। तो इसलिए अगर इस लिहाज से देखें तो आज की तारीख में तो अनकंटेस्टेड है। इस सरकार का नरेंद्र मोदी का चैलेंजर राहुल गांधी ही है, हर सेंस में, हर लिहाज से। अब मतलब देखिए, हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर देंगे नहीं कर देंगे, अलग बात। चैलेंजर वो है। अब लेकिन चूंकि आपने अरविंद केजरीवाल का नाम ले दिया तो इसमें भी आगे बात करते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि खासतौर पर ये छात्रों के मुद्दे वाली जो लड़ाई है, इसमें क्रेडिट की लड़ाई चल रही है उनकी केजरीवाल जी के साथ। अभी तो जंतर मंतर नहीं गए वो, ये तो दिखाई लोगों को ना, उसमें केजरीवाल जी का
पुश जो था वो जंतर मंतर की तरफ था। राहुल जी अपना अलग खड़ा करना चाहते थे, एक माहौल बनाना चाहते। आते हैं इस पर, आप राहुल गांधी को इस वक्त कैसे देख रहे हैं एज लीडर ऑपोजिशन? देखिए, कुछ पैमाने होते हैं जिनके आधार पर आदमी को मूल्यांकन करना चाहिए। हमने जातीय जनगणना के बारे में अभी इन्होंने कहा, तो उसी जातीय जनगणना को बिहार सरकार ने, जब उनके साथ सरकार में थे, तो उसी जातीय जनगणना को बाद में जब नीतीश जी बीजेपी के साथ आ गए तो राहुल गांधी जी ने उसे खारिज कर दिया। कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई, उन्होंने खारिज कर दिया। जातीय जनगणना का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, मैं आज तक समझ में नहीं आया मुझे, और राहुल गांधी आज तक समझा नहीं पाए, किसी को नहीं समझा पाए। अब आप कहेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक्सेप्ट क्यों किया? तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग था, और पॉलिटिकल मैसेजिंग ये था कि हिंदू समाज को जितना आप जातियों के अंदर बांट करके रखेंगे, जातीय खांचे जितने खड़े होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवस्था में अच्छा रहेगा। और हिंदू ताकतें यदि जातीय विमर्श से बाहर एक साथ इकट्ठा रही, तो आप देखेंगे जहां पर हिंदू कंसोलिडेटेड होता है वहां पर दंगे भी नहीं होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक उर्वर जमीन मिलती है। बंगाल के अंदर हमने देखा, आसाम के अंदर हमने देखा, बिहार के भी अंदर देखा। तो राहुल गांधी का जातीय जनगणना कोई विकास के पैमाने के आधार पर लिया गया था, ऐसा नहीं था। एक इशू है ये, ठीक है। अब आप हम बात करते हैं राहुल गांधी ने कैसे मूल्यांकन करें, लीडर ऑफ अपोजिशन का आप मूल्यांकन कैसे करेंगे? सरकार पर दबाव बनाए मुद्दों पर। एक मिनट, मैं मानता हूं कि सदन के अंदर अपनी वाकपटुता, विचारशीलता, ज्ञान, तर्क, ये कसौटी होती है जो सरकार को घेरे। मुझे एक भाषण नहीं मुझे समझ में आता है, और दो कैटेगरी में हिस्से में बांट दीजिए इसको। राहुल गांधी जब 22 साल से सांसद हैं, 23 साल से शायद, तो एक उनका वो काल ले लीजिए जब यूपीए का शासन काल था या उससे पहले का। तो राहुल गांधी का अटेंडेंस आप उस समय का देखिएगा, 20%, 25% इस प्रकार का अटेंडेंस निकल कर गया। उन दिनों कोई एक भी भाषण राहुल गांधी के लिए कहा जाता था, एक भी भाषण जिस पे कहा जाए कि इस आदमी ने क्या आज लाजवाब बोला है, जैसे अटल जी के लिए बोलते थे, चंद्रशेखर जी के लिए बोलते थे, मुलायम सिंह जी तक के लिए बोलते थे कि क्या आज लाजवाब भाषण, और वो गूंजते रहता था कि भाई कोई भी आदमी सुनता था तो कहता यार जो भी हो विपक्ष का है, लेकिन क्या लाजवाब भाषण दिया है। पहले कभी वो अटेंडेंस नहीं करते थे, न ही संसद में जिसे कहते हैं वाद विवाद में वो पढ़ते थे, उससे वो दूरियां ही बनी रहती। सांसद के तौर पर थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी सांसद के, लता मंगेशकर भी थे सांसद, लेकिन उनका लगभग ऐसा ही था, कंट्रीब्यूशन टू द पार्लियामेंट वाज नेग्लिजिबल। अब आ जाते हैं मूल मुद्दे पर, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। एक हम जिक्र करते हैं बार बार कि जब डिबेट होता है, आपने देखा होगा कई डिबेट, और हम लोग भी उस ऐसे डिबेट से बहुत थक चुके हैं, और विनोद जी सब तो एडिटर रैंक में है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि शोर कौन करता है। शोर वो करता है जिसके पास विचार और तर्क नहीं होते हैं। फिर मैं इसे दोहरा रहा हूं, क्योंकि तर्क करने वाला तो बुद्धि का प्रयोग करेगा, विवेक का प्रयोग करेगा, तर्क करेगा, स्टैटिस्टिक्स लाएगा, और जब नहीं करना हो तो क्या करेगा, जोर से चिल्लाएगा, चीखेगा। और उसमें होता क्या है कि सभी प्रश्नों के मान बराबर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप प्रतिक्रिया करेंगे, चीखेंगे, तो दूसरा वाला भी चीखेगा। इधर से शोर होगा तो इधर से भी शोर होगा, इधर से भी शोर। एक मिनट, अपनी बात केवल ये कह रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को केवल पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस तक ही देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं आगे भी मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल दोनों चीजें बात कर रहा हूं। एक तो ये बहुत बड़ा पैमाना है, ठीक है, जिससे कि आपका अपोजिशन भी आपका मुरीद हो जाए। आप अमित शाह को आप जो आपको समझना हो समझ जाए,
लेकिन जब वो सदन पटल पर बात करते हैं तो तर्क और तर्क दोनों चीजें लेते हैं। आपने जरा राहुल गांधी को आप देखिए, वो जब भी ऐसी बात करते हैं तो वो उकसाने के लिए बात करते हैं। बियॉन्ड दिस, ठीक है, तो कोई पार्लियामेंट्री कंट्रीब्यूशन संसद के अंदर कोई ऐसी अमिट छाप देखे छोड़े हो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, ऐसा मैंने नहीं देखा। दूसरा एक अनुभव ये है कि वो एक जिद पर अड़ जाते हैं। ऐसा कौन होता है? जैसे एक संभ्रांत कुल का आदमी एक बिगड़ैल बच्चा हो जाता है, वो जिद पे अड़ता है, कहता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो और नहीं होगा। ठीक है। तो जब तक कांग्रेस एक परिवार में थी और पार्टी भी आपके पास थी, तब तो आप बात समझ में आती थी कि आप अड़ जाएं और आप फाड़ दें, कैबिनेट के नोट को फाड़ दें या कुछ भी कर लें, आपका यह प्रेरोगेटिव था। लेकिन संसद चलाने के वक्त यदि आप ऐसे, जब दूसरी 15 साल से आप सत्ता में नहीं हैं, 12 साल से आप सत्ता में नहीं हैं, उस समय भी आप ऐसे ही जिद पर करें कि प्रधानमंत्री पहले माफी मांग ले, इसके बाद ही संसद चलेगी, तो एक तो ये है। दूसरी बात, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं समझ लूंगा, संसदीय राजनीति से बाहर जाकर के जरा हम उस अखाड़े को देखते हैं जमीन की लड़ाई लड़ने का। मैंने ऐसा नहीं आदमी देखा है लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, या ऐसा आदमी जो इतने दिनों में इतनी विदेश यात्राएं करता है, सड़क पर लड़ाई रह रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन गायब है, चुनाव हो रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन गायब है। तो एक अजीब बात होती है। 3 बातें सर आपने कही हैं। आपने कहा पार्लियामेंट्री कंट्रीब्यूशन उनका नेग्लिजिबल है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, जमीन की लड़ाई। दूसरा आपने कहा वो जिद पर अड़ जाते हैं, मतलब आप कह रहे हैं एंटाइटलमेंट है, एक परिवार में जन्मे हैं उसकी वजह से एक एंटाइटलमेंट है, पार्लियामेंट्री कंट्रीब्यूशन और एंटाइटलमेंट दूसरा विषय। आप तीसरा विषय आपने कहा कि बियॉन्ड दिस सड़क की लड़ाई भी राहुल गांधी नहीं लड़ सकते, विदेश यात्रा में करते हैं, मतलब वो सीरियसनेस उनमें वो नहीं दिखाई देती। कोई मुद्दा लेकर के सड़क, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, ठीक है, ठीक है, लड़ाई कितनी लड़ी? इन तीन पैरामीटर्स पर जज कर सकते हैं राहुल गांधी को? नहीं, पैरामीटर्स पे तो जज करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि अब हम अगर अटल जी से तुलना करेंगे राहुल गांधी की, तो अटल जी जिस युग के थे, आज के युग में पीढ़ी का भी फर्क होता है। आज जेनजी का जमाना है, आज आप जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अटल जी के ज़माने की पॉलिटिक्स वाले कितने लोग इस वक्त हैं? क्या बीजेपी अटल जी को फॉलो कर रही है? क्या रूलिंग पार्टी फॉलो कर रही है अटल जी को? या हम मान लीजिए सुषमा जी से तुलना करें? नहीं। फर्क है नंबर 1। अब रही बात सड़क के आंदोलन की, तो भाई मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि 74 का जो आंदोलन था वो छात्रों का आंदोलन था। उसके पहले जिनको हम महान नेता मानते हैं अटल जी को या इन सारे, कितने आंदोलन में गिरफ्तारियां दी? पहली बार इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था सारे विपक्षी नेताओं को और उनको स्वतंत्रता सेनानी बना दिया था। वरना उसके पहले सिर्फ या तो सरकार के खिलाफ आंदोलन समाजवादियों ने किए हैं या कम्युनिस्टों ने किए हैं उनके उससे, बाकी अब देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि खाली सड़क की लड़ाई भी जरूरी है। आज सड़क की लड़ाई का प्रारूप बदल गया है, उस समय अलग था। दूसरी बात, सरकार को असहज कितना कर पाता लीडर अपोजिशन। आज की तारीख में जो पैमाना है वो है कि सरकार, आज राहुल गांधी का एक बयान आता है, पूरा सत्ता पक्ष एकदम ऐसे टूट पड़ता है उनके ऊपर चारों तरफ से। वो गिरिराज सिंह से लेकर निशिकांत दुबे तक, निशिकांत दुबे से लेकर के, इसमें कोई शक नहीं है, सब टूट पड़ते हैं। अगर राहुल गांधी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अगर वो फेल हैं, अगर वो उनकी बात का कोई असर नहीं, तो क्यों टूट पड़ते हैं? अब इग्नोर करिए, जाने दीजिए, लेकिन टूट पड़ते हैं। एक ट्वीट आता है तो पूरा आईटी सेल और सब लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं असहजता तो सरकार के भीतर महसूस होती है ना जब राहुल गांधी बोलते हैं। तो आज का जो दौर है उसमें लीडर अपोजिशन की कामयाबी का यही सबसे बड़ा पैमाना है। नहीं वो तो ठीक है सर, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये सरकार रिस्पॉन्ड करती है राहुल गांधी की बात पे, रिस्पॉन्ड करती है, सरकार अटैक करती है, वो कर रहा है। आज भी सरकार तो ये कह रहे ना कि जैसे सर ने कहा कि हॉस्टेज बना लिया राहुल गांधी ने जिद की वजह से, कि अमित शाह आकर के पार्लियामेंट में। उदाहरण दूं, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, शिबू सोरेन पर मर्डर का केस आया था, वो एब्सकॉन्ड हो गए थे, बाद में उसे छूट गए। पूरे समय संसद हॉस्टेज बनी रही थी। मनमोहन सिंह अपनी कैबिनेट का परिचय नहीं करा पाए थे, अडवाणी जी ने नहीं कराने दिया था। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो हुआ है। संसद हॉस्टेज बनी रही थी, जबकि बहुत ये हुआ कि भाई पुलिस ढूंढ रही है, कर रही है, और फिर शिबू सोरेन ने बाद में सरेंडर किया। लेकिन मुझे याद अच्छी तरह से 15 दिन तक जो है संसद का सत्र नहीं चला था। ये पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ है। नहीं अब दूसरी बात सर, जो इसलिए हॉस्टेज तो विपक्ष जो भी विपक्ष में रहा, चले मैं उसको भी उससे भी आगे बढ़ते हैं कि भाई वो कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं। इस बार वो छात्रों वाला मुद्दा था, उनके लिए वो मुद्दा है, उस समय वो मुद्दा था। उन्होंने उस मुद्दे को बड़ा बनाया, बयान नहीं हुआ होम मिनिस्टर का इस बात को लेकर के, चलिए वो हो गया। उनके आरोप यह है राहुल गांधी ऐसा समझते हैं रूल्स डोंट अप्लाई टू मी, एंटाइटलमेंट वाली जो बात है। मैं प्रधानमंत्री के घर के
मुख्य द्वार पे जाकर के मैं धरना दूं तो जायज़ है, मैं करूंगा ये नहीं तो कहे तो फिर पुलिस ने उनको उठाया भी, लटकाया भी, तो जो पुलिस को करना चाहिए पुलिस ने किया। हाँ तो पुलिस ने किया ना। सर, लेकिन आप इतने ज़माने से जो है पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट को भी और सब कुछ को देख रहे हैं, कभी तो कोई रेड लाइन रहती है ना नहीं किसी भी चीज़ में। रेड लाइन रहती है, लेकिन मान लो बाउंड्री तो नहीं फांद गए वो, गेट तक गए, अचानक गए, सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि पुलिस ने उनको रोका नहीं, पुलिस को पता भी नहीं लगा। उसके बाद जब उनको उठाया गया तो उठ के चले गए वो। ठीक है, दूसरा मुद्दा, अब जब उन्होंने एसआईआर की बात की थी, अब आप एसआईआर की बहुत बात करेंगे, आप वोट चोरी की बात करेंगे, मगर कभी उसको आप उसको उसके अंजाम तक आप नहीं ले जाएंगे। फिर अब उसमें हुआ कि एफिडेविट मांग लिया चुनाव आयोग ने, तो हम एफिडेविट नहीं देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अदालत ने खुद संज्ञान लिया, मैं अदालत क्यों जाऊँ? मतलब शूट एंड स्कूट वाली जो बात है। भाई सवाल ये बात ठीक है, वो अदालत, चुनाव आयोग ने एफिडेविट उनसे तो मांग लिया, लेकिन उनके उठाए हुए तथ्यों को चुनाव आयोग ने जांच कराई क्या? जो मान लीजिए एक पब्लिक डोमेन में कोई फैक्ट लाया गया तो चुनाव आयोग जांच करा के, और राहुल गांधी गलत है तो उन्हीं पे एफआईआर कराया था कि आप जनता गुमराह कर रहे हैं। इसमें किसने रोका था चुनाव आयोग को? अब आज सरकार कह रही है चर्चा ले लीजिए, आप हम तैयार हैं, गृहमंत्री कह रहे हैं आप बैठ के बात कीजिए, मैं कल जवाब दे दूंगा। बिल्कुल उसके ठीक लिए भी है, तैयार नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, चर्चा जानना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ये बात पहले भी कह सकते थे। आज जब तैयार हैं तो पहले क्यों नहीं तैयार हुए? 20 दिन क्यों चले गए? ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सवाल है, सरकार से ये सवाल है। आप जो काम आज आखिरी तारीख में कर रहे हैं, यानी कल एक दिन बचा हुआ है, और तो यही काम 20 दिन पहले कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं आज भी विपक्ष को जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कल चर्चा के लिए तैयार है तो जाना चाहिए विपक्ष को। आप नहीं मानते कि राहुल गांधी जिद पे? देखो, विपक्ष के हर नेता जिद पे होते हैं जब ऐसा करते हैं। मैंने इसलिए वो उदाहरण दिया कि मनमोहन सिंह को अपनी कैबिनेट के परिचय नहीं करा पाए थे, अडवाणी थे उसमें नेता वहाँ पर सरकार में, विपक्ष में नहीं करा पाए थे ना, वो सारे बड़े नेता मौजूद थे। 2004 की बात में कर रहा हूँ, तो वो भी तो जिद थी। तो जब मुद्दा हाथ में लगता है विपक्ष के, तो विपक्ष इस तरह की जिद पहले भी करता रहा है। ठीक है, सही सर। अब छात्रों का मुद्दा राहुल गांधी को मिला तो कुछ छोड़ देंगे? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि क्या 1977 से पहले विपक्ष आंदोलन में था? नहीं, 74 में तो था। 74 मैं एक एक करके बात करते हैं। भारतीय जनसंघ ने कश्मीर की लड़ाई आंदोलन से ही शुरुआत की थी, और ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद था। जनसंघ ने काउ स्लॉटर के मुद्दे पर आंदोलन किया, और उसका नेतृत्व संत कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनसंघ, उस समय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ ने भी किया। इस देश का एक भी आंदोलन नहीं है जिसको भारतीय जनसंघ ने नेतृत्व नहीं दिया, वो सफल नहीं हो पाया। जिसे आप 77 का जयप्रकाश आंदोलन कहते हैं, वो मूलतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही आंदोलन था। उनको बड़ा, ये फिर कटु होगा बोलना, थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। जयप्रकाश जी को उस ऊंचाई तक यदि ले गया कोई, जमीन की लड़ाई तक, तो समाजवादियों के नहीं। समाजवादियों की जमीन कितनी बड़ी थी? समाजवादी तो कभी एक साथ खड़े रह नहीं पाए। समाजवादी हैं? नहीं, इसलिए मैं जवाब दूंगा ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हर दूसरा समाजवादी तीसरे को खारिज कर देता है, वो साथ कभी इकट्ठे ही नहीं रहे। संपूर्ण क्रांति से नीचे कोई भी समाजवादी देखता ही नहीं है। मुद्दे पर आते हैं। 74 का विश्वनाथ प्रताप के आंदोलन को किसने बड़ा किया? विश्वनाथ प्रताप अपने से बड़े हो गए। मैं जानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनके लिए चारों ओर रैलियां पूरे देश के लिए किया था, और अन्ना का भी आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी वीपी सिंह का कौन से वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं? वीपी सिंह जब भाग करके आए, है ना, तो ऐसा नहीं है जेब से पर्ची निकालना। हाँ, जेब से पर्ची। वो अरविंद केजरीवाल का ही एंड्रॉयड वर्जन थे, भूतपूर्व एंड्रॉयड वर्जन थे। कहा था ये बात कि मुझे अरविंद केजरीवाल को देख के वीपी सिंह याद आ रहे थे। हाँ, इतनी समानता थी। एक चर्चा मैंने बोला, अरे भाई, उन्होंने वैसे ही कहते थे, ये डायरी है, ये अकाउंट नंबर है मेरी जेब में, कागज पे लिखा हुआ है मेरे पास। केजरीवाल ने वही किया। एनीवे, तो एक तो वो आंदोलन के बारे में मैंने चर्चा किया। दूसरी बात आते हैं हम मुद्दों को लेकर के। आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, आपने जिसे कहते हैं कि आपने ईवीएम का मुद्दा उठाया। पेटीएम ज़्यादा याद आ रहा है। तो आपने ईवीएम का मुद्दा उठाया, आपको चैलेंज करता रहा चुनाव आयोग। आइए इसको आप जरा देख लीजिए, हाथ आजमा लीजिए। आपके पास तो एक से एक बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, आपके तो विदेशी कनेक्शन भी हैं।
आप बड़े से वहां से उठा लेते। सैम पित्रोदा तो वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं इस देश का, और इसी के लिए माना ही जाता था कि भारत के अंदर जो एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया राजीव गांधी के समय, वो सैम पित्रोदा के कारण आया, ये मानते हैं लोग ऐसा। तो आपके पास टेक्नोक्रेट की तो कमी थी नहीं। कांग्रेस का इकोसिस्टम बहुत बढ़िया से काम करता था, आज भी काम कर रहा है इस देश में। सरकार जरूर इनकी है, लेकिन इकोसिस्टम तो उन्हीं का काम करता है। तो कितने साल लगेंगे सर इकोसिस्टम बनने में? धीरे 12 साल तो हो गए। धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा संघ स्लो पे चलता है ना। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी एक ये है। एनीवे, मेरा कहना था कि आप ईवीएम के मुद्दे से आप शिफ्ट किए। वो कह रहे हैं भाई SIR सरकार को असहज करना राहुल गांधी का काम है, लोगों के बीच मुद्दा बना देना राहुल गांधी का काम है। आप जवाब सरकार दे उस पे। आप मुझे बताइए, एसआईआर का मुद्दा उठाया उन्होंने। एसआईआर का मुद्दा, कहते हैं ना कि उल्टे तीर लग गया। आपको मिला क्या? आपने हासिल क्या किया? आप बंगाल में खत्म हो गए हैं, बिहार में खत्म हो गए हैं, आप आसाम के अंदर आप सरकार नहीं बना पा रहे 3-3 बार से। एंटी वो मानते नहीं उस बात इनकम्बेंसी को, उनको उससे मतलब नहीं। देखिए बेशक हम लोग खुल के बात करते हैं, राहुल गांधी को केवल एक काम उनको लगता है मुझे करना है, लोगों को यह समझा देना है किसी तरीके से कि देश में इलेक्शन जो है वो फ्रॉड तरीके से होते हैं। बात खत्म। मैंने फिर कहा, हाँ, तो राहुल गांधी अब अगर ये 10 में 4 लोगों के मन में भी अगर बात आ जाएगी तो राहुल गांधी कामयाब है। देखिए, मैं कहता हूं नहीं, कामयाब नहीं है। अच्छा, इसको एक जिम्मेदार नेता के तौर पर नहीं देख सकते कि जो आदमी अपनी संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जुडिशरी को लेकर के हम बात करते हैं। आपकी दादी कैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट करती थी? एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जिसके पास डिग्री नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, हाई कोर्ट का जज बना दिया। बाद में वो फिर उसको आप जब हाई कोर्ट का जज रिटायर करता है तो फिर राज्यसभा भेजते हैं और राज्यसभा लाते हैं, फिर उसको हाई कोर्ट का जज बनाते हैं, हाई कोर्ट से प्रीएम्प्ट करके फिर सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। किस संस्था को श्रीमती गांधी ने छोड़ा और किस संस्था को जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ा? उनकी बहन श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित स्कूल पास थी क्या? कॉलेज पास थी क्या? ठीक है। मास्को का एम्बेसडर बनाया, चाइना का एम्बेसडर बनाया, यूएन का एम्बेसडर बनाया। क्यों? क्योंकि उनके ये देश जान लेना तो फिर पता लगेगा कि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के संस्थाओं का अपने परिवार के लिए क्या किया था। जिस चीन युद्ध को हम हारे थे, मेनन एक घोर कम्युनिस्ट व्यक्ति को आप उस समय डिफेंस मिनिस्टर बना। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि मुझे मालूम आप इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दे सकते हैं। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि भाई आप किसी मुद्दे की गंभीरता को आप बेस तो बनाइए, कोई तर्क तो हो, तथ्य तो हो। आप क्या चाहते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर हो जाए। आज एफसीआरए की बात आप कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट को पूरा कन्वर्ट किसने करवा दिया? आज हमको आप बताते हैं, पहले कहा जाए अरे धर्म परिवर्तन होता है, क्या फर्क होता है? फर्क तो यह है, यही सावरकर ने बोला था कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है। स्वामी विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने भी यही बात की। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। दो बातें सर, अगेन आज चर्च जो है लॉबी कर रहा है अमेरिका के साथ, भारत का क्रिश्चियन लॉबी कर रहा है किसके साथ? आपने दो बातें की, अगेन सर के पास ले जा रहा हूं। कर रहा है। आज राहुल गांधी जो कहते हैं कि देश में सारी संस्थाएं जो हैं वो एक तरीके से नतमस्तक हो गई सरकार के आगे, वो जुडिशरी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो वो उदाहरणों के साथ बता रहे थे कि संस्थाओं के साथ गांधी नेहरू परिवार ने और उनकी सरकारों ने क्या किया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी का व्यवहार एक इर्रेस्पॉन्सिबल नेता का व्यवहार है। दो बातें। देखिए, संस्थाओं की जहाँ तक बात है तो मैं कोई कांग्रेस का या राहुल गांधी परिवार का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था उसको मैं उसकी व्याख्या करूँ। लेकिन अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया था तो ये लाइसेंस कहाँ मिल जाता कि आप भी गलत हो? फैक्ट्स क्या कहते हैं सर? लेकिन समझे, फैक्ट्स अब लागी जी ने कहा, मैं उसको चेक करूँगा भाई, मैं उस पर इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसको वो करूँ। लेकिन नेहरू जी के बारे में तो उन्होंने संस्थाएँ बनाई हैं। नेहरू जी ने कब्जा नहीं किया संस्थाओं पर। नेहरू जी के यहाँ इंदिरा गांधी के टाइम में संस्थाओं का क्षरण हुआ, हम सब जानते हैं, इमरजेंसी लगी, ये सब ठीक है। लेकिन नेहरू जी के इस बारे में कम से कम ये माना जा सकता है कि वो उन्होंने संस्थाएं खड़ी की, बनाई। इसलिए अब हम बात क्योंकि राहुल गांधी पे कर रहे हैं, इसलिए मैं इतिहास की बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। इतिहास में क्या, अब जैसे रागी जी ने कहा कि वो जेपी आंदोलन में जितना योगदान विद्यार्थी परिषद का था उतना ही समाजवादी सभा का भी था। ये कहना है खाली विद्यार्थी परिषद ने आगे बढ़ाया और एसवाईएस वाले बहुत पीछे थे, मैं तो कहता हूँ, मैं एबीवीपी को पूरा देता हूँ श्रेय, लेकिन समाजवादी सभा का भी पूरा योगदान था।
उसकी पहली पंक्ति में अगुवान नेता। 1974 की रेल हड़ताल किसने करवाई थी? सफल रेल हड़ताल वो कोई जनसंघ के लोगों ने कराई थी, जॉर्ज फर्नांडीज ने कराई थी। जॉर्ज फर्नांडीज कौन थे? समाजवादी थे। जब पूरे देश का चक्का जाम हो गया था, किसने करा? जबलपुर शरद यादव जीत के आए थे सेठ गोविंद दास के पोते को हरा करके, तो कौन थे शरद यादव? समाजवादी जनसभा के थे। तो ऐसा नहीं है, उस आंदोलन की पूरी भूमिका जो है उसमें समाजवादियों का पूरा रोल था। गैर कांग्रेसवाद लोहिया का जो है उसी ने सम्मिश्र सरकारों का रास्ता साफ किया था, तब जाके जनसंघ को जो है मुख्यधारा में जगह मिली थी। वरना जनसंघ के लोग तो बिक्री कर हटाओ के अलावा और कोई नारे नहीं देते थे। गौरक्षा और बिक्री कर, दो ही नारे थे उनके। तो इसलिए उस इतिहास की बहस में हम नहीं जाना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, ये बात सही है कि एक ये जो संस्थाओं वाली बात है, संस्थाओं में राहुल गांधी का अपना पॉइंट है संस्थाओं को लेके, चुनाव आयोग को लेके, सबको कहते हैं उनका आरोप है, और उस आरोप को लेकर के सरकार के अपने पक्ष हैं। लेकिन संस्थाएं संस्थाओं की तरह काम करें, लोकतंत्र के लिए यही शुभ है। और ये जो भी लीडर अपोजिशन हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, कल को अगर कांग्रेस सरकार आती है, उस वक्त जो लीडर अपोजिशन हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि संस्थाएं संस्थाओं की तरह काम कर रही हैं, संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव न हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप लोग दोनों ने बात छेड़ दी 74 वाली जीपी आंदोलन वाली, उसी से शुरू करते हैं। उस वक्त उनका कॉल क्या था कि भाई इस देश को संपूर्ण क्रांति चाहिए, इंदिरा गांधी इस सरकार को उखाड़ फेंकना है किसी भी तरीके से, अब आपको नई तरीके की व्यवस्था चाहिए। वो उसमें मुद्दा था भ्रष्टाचार। दो सरकारें ऐसी थी जिनके भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन शुरू। गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी, मेस के उससे आंदोलन शुरू हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन। बाद में चिमन भाई पटेल का इस्तीफा हुआ। बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार थी, जिनको जो वहाँ से आंदोलन बिहार पहुंचा, और बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आंदोलन शुरू हुआ, और वो फिर सीधा इंदिरा गांधी तक पहुंचा। फिर हाई कोर्ट का फैसला आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद इमरजेंसी लगी। बात इंदिरा गांधी पे गई ना, इंदिरा गांधी की सरकार उखाड़ फेंकने का आंदोलन बन गया। आज राहुल गांधी वही तो करना चाहते हैं ना कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंको। दूसरा जो संस्थाओं वाली बात है, तो क्या आप इस आरोप से सहमत हैं कि आरएसएस और बीजेपी की सोच, या ये मोदी सरकार जो है इसकी सोच में है कि हमें टोटल सबऑर्डिनेशन चाहिए हर संस्था का, और क्या ये क्या उसको उस पर अमल करते हुए जो भी टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी होती है, क्या ये है, वो चाहे राइट विंग आइडियोलॉजी हो चाहे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हो, उसकी सोच में ही रहता है कि जो संस्थाएं हों उसमें हमारी सोच के लोग हों। आप मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सोच टोटलिटेरियन है? बिल्कुल टोटलिटेरियन है, और कम्युनिस्टों की सोच भी टोटलिटेरियन है। टोटलिटेरियन मतलब कि हमारी आइडियोलॉजी सर्वोपरि है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सर्वोच्च है। नहीं, आइडियोलॉजी सर्वोच्च मानने में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, तो हर संस्था उसी तरीके से बिहेव करे और हर संस्था में वैसे ही लोग हों, ये अलग बात है। अपनी आइडियोलॉजी के लोग हों, और ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। नहीं तो इससे आप कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस को अलग कैसे मानते हैं? नहीं, आप क्योंकि आप लेफ्ट और बीजेपी को इक्वेट कर रहे हैं, आरएसएस को इक्वेट कर रहे हैं, दोनों कांग्रेस कैसे डिफरेंस है? कांग्रेस में भी इमरजेंसी में तो हो ही गया था वो सारी चीजें, ऐसा नहीं। देखिए, कोई भी सरकार, बताऊं आपको, हर सरकार चाहती है कि संस्थाएं उसके अनुकूल काम करें, ये सरकारों का चरित्र होता है। और संस्थाएं इसीलिए लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है कि उस सरकारों पर अंकुश लगाएं, सरकारों की मनमानी पर अंकुश लगाएं। ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए, विनोद राय सीएजी जो कब किस सरकार में थे? यूपीए कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सरकार में थे। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? उन्हीं को हुई। आज कोई सीएजी इस तरह का दे सकता है रिपोर्ट कि जिसके लिए खुद माफी मांगनी पड़े उसको? ठीक है। बाद में विनोद राय ने माना ना कि उन्होंने जो नोशनल लॉस का जो थ्योरी दी थी वो गलत थी, 1,65,000 करोड़, बाद में कोर्ट में माना उन्होंने। ठीक है, मतलब कांग्रेस की सरकार में संस्थाएं कुछ स्वतंत्र थी। ये तो हम पुरानी बात जवाब देंगे, अभी जवाब देता हूं। दूसरी बात जो इससे जुड़ी पूछ रहा था, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकार इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्या ये बात ठीक है? क्या विपक्ष के नेता को कहना चाहिए? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इलेजिटिमेट इसलिए नहीं मैं मानता क्योंकि चुनी हुई सरकार है, निर्वाचित सरकार है। इलेजिटिमेट कैसे हम कह सकते हैं? या तो अगर राहुल गांधी हो या कोई भी हो, अगर इलेजिटिमेट मानते हैं अगर सरकार को, तो उन्हें फिर बहिष्कार बनाना चाहिए चुनाव का, हर चीज़ का संसद में जाना नहीं चाहिए। इलेजिटिमेट मैं नहीं मानता। एक बार अडवाणी जी ने मनमोहन सिंह सरकार को इलेजिटिमेट कह दिया था, और उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा था क्योंकि उसमें बहुत बवाल हुआ था। उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर ही कह दिया था, इलेजिटिमेट शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो कि गलत था, और बाद में माना विपक्ष ने। तो ये इलेजिटिमेट, मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूँ कतई कि ये सरकार इलेजिटिमेट है। ठीक है, अब बताइए साहब, टोटलिटेरियन सोच वाली सरकार है ये आरोप है? मैं तो हैरान हूँ कि टोटलिटेरियन मैंने आइडियोलॉजी, बीजेपी को टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट पहली बार थोड़ी कहा होगा किसी ने। नहीं, तो मैंने कहा तो कि मज़ेदार बात बताता हूँ, एक छोटा सा एनेक्डोट भी बहुत अच्छा है। मैं एक सिलेक्शन कमेटी में गया था इंटरव्यू में, और हमसे एक सीनियर थे, उनका मैं
ये कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था कॉलेज में, तो उनका हिंदू राष्ट्रवाद पर एक आर्टिकल छपा था सेमिनार या मेन स्ट्रीम में। तो मैंने पूछा कि भाई आपने हिंदू राष्ट्रवाद क्या है? बोला ये फांसीवादी आइडियोलॉजी है। ठीक है, इसमें नाजिज्म की बू आती है, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें। तो मैंने कहा ये तो एडजेक्टिव हुआ ना, सौरभ बुरा है, सौरभ घटिया है, सौरभ देखने में बदसूरत हैं, ये तो हमने क्वालिटी बता दी ना, एडजेक्टिव हुआ ना। सौरभ हैं क्या? हिंदू राष्ट्र में 1 2 3 4 क्या आइडियोलॉजी है उसका जरा बताओ तो। मैं हैरान हूं, एक भी इंटेलेक्चुअल ने आज तक इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने पूरा बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू किया है, इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं। गाली से आप शुरू करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं है कि वो क्या बोलता है। वो कह तो रहे हैं जहां संस्थाएं स्वतंत्र ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। अब जरा हम पंडित नेहरू से ही शुरू कर देते हैं ना। आप छोड़िए, जेएनयू बना ना, जेएनयू में कैसे अपॉइंटमेंट होता था? जेएनयू में कैसे अपॉइंटमेंट होता था? अमुक व्यक्ति हैं, एक ही तरह के आइडियोलॉजी को आपने ला करके वहां पर एक कैडर बिल्डिंग करना शुरू कर दिया। देश का 1977 तक, 1947 से लेकर के 1977 तक सारे इस्लामिस्ट, घोर इस्लामिस्ट लोगों को आपने इस देश का एचआरडी मिनिस्टर बनाया, एजुकेशन मंत्री बनाया, और ये जानबूझ करके आपने कुकर्म किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद तबलीगी था, और उसके बाद एक से एक, अरे आपने तो मुस्लिम लीग के जितने घटिए सोहरावर्दी तक को नेहरू ने गले लगाया। जिस सोहरावर्दी ने कत्लेआम किया हिंदुओं को कलकत्ता की सड़कों पर, और जितने बदमाश, छटे हुए गुंडे, बदमाश, गिरोहबाज मुस्लिम लीग के थे जो पाकिस्तान नहीं गए, एक नहीं, बड़े से बड़े नेता, ट्रेजरर से लेकर के सेक्रेटरी तक, वो सब नेहरू के दोस्त बने। उनमें से कई को, एक आध को भी यहाँ का अलीगढ़ का वाइस चांसलर भी बनाया। यदि गिनाना शुरू कर दूं, नेहरू के चीजों को इस देश ने खंगाला नहीं है। सर वो अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स अलग हो रहे हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि नेहरू के बारे में बहुत जानना जरूरी है। इस देश को ऐसा महिमा मंडित किया दरबारियों ने, मैं फिर बार बार करता हूं, पूरी एक पत्रकारों की लॉबी उसके लिए काम करती है, पूरी एक बुद्धिजीवियों की लॉबी आपने काम किया, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। अरे दूसरा कोई देश होता ना, 62 की लड़ाई होता तो खींच करके प्रधानमंत्री को बाहर सड़क पर लेकर के आता। लेकिन इस देश का संयम देखिए कि हारने के बावजूद भी नेहरू के साथ वैसा कुछ भी नहीं किया। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस देश का ये हिंदू टॉलरेंस था। इस देश में डेमोक्रेसी किसी के कारण पे नहीं आई है, संस्थाओं का निर्माण पंडित नेहरू ने नहीं किया। तो किसने किया सर? नहीं किया। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी नया देश बनता तो वहां संसद होती, विधायिका होती, कार्यपालिका होती, न्यायपालिका होती। अरे किसी भी देश में आप जाकर के देखिए ना, बिल्कुल ठीक है, सब बनते हैं, लेकिन वो कितने स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र को मापने का एक बड़ा पैमाना है। बिल्कुल पैमाना है। आज कौन सा ऐसा है, कौन इंस्टीट्यूशन है जो जकड़ा हुआ है, जिसे आप कहते हैं, आप यही कहते हैं भाई अपने लोगों से आप भर देते हैं। ठीक है, मैं इस आरोप को मान लेता हूं। तो क्या पंडित नेहरू के समय नहीं होता था? वामपंथियों ने पूरे इंस्टीट्यूशन को, इस देश में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जहां जादवपुर से लेकर के आप एक किताब पढ़िएगा कभी मिले तो, रेड हैमर ऑन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, संतोष भट्टाचार्य की किताब थी। वो सीपीआई के थे। सीपीएम के गुंडों को अपने सीपीआई का एलआई भी वाइस चांसलर एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके घर से खींच लाते थे, मारते थे, बाजार नहीं जाने देते थे। ये तो गुंडागिरी चलाया है। आज संस्थाएं और कांग्रेसियों ने नहीं किया है। आज सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि देखिए, डेमोक्रेसी इज ए चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर आपसे मैंने फिर आपसे कहा है, गलतियां होंगी, कमजोरियां हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस सरकार को भी उसमें ठीक करनी चाहिए। लेकिन कम से कम ये सरकार राष्ट्र के हितों की बलि नहीं दे रहा था। नेहरू गांधी परिवार ने इस राष्ट्र के हितों की बलि तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। नहीं, आरोप लगा दिया, उनका आरोप है, उनका मानना है। देश थोड़ी मानता है इसको। देश अगर मानता होता तो 1962 के बाद भी नेहरू जी, कांग्रेस लगातार जो है 77 तक जीती है। अगर देश मानता होता तो ये तो रागी जी मान रहे, ठीक है, रागी जी को स्वतंत्रता मानने की, मुझे अपनी स्वतंत्रता मानने की। अभी इन्होंने कहा कि 1977 तक जो सारे एजुकेशन मिनिस्टर इस्लामिस्ट थे। के एल श्रीमाली कौन थे?
इस्लामिस्ट थे। चंदर जो है वो इस्लामिस्ट थे, पूरी लिस्ट है। मैंने आप तो देख कहा लीजिए। 8 लोगों को नहीं, मैंने कहा। आप अच्छा, नूरुल हसन तो लेफ्टिस्ट थे, वो इस्लामिस्ट कहाँ से हो गए? जाकिर हुसैन तो लेफ्टिस्ट थे, इस्लामिस्ट कहाँ से हो गए? खाली मुसलमान इसलिए इस्लामिस्ट हो गए? बिल्कुल मतलब ये क्या मतलब है? बिल्कुल कैसे बिल्कुल है? बिल्कुल, नहीं, इसलिए ये आपकी मैं- सोच है। नहीं, देखिए ये आपकी सोच है। देखिए, आपने मैं हसन इसलिए देखिए, कहूंगा क्योंकि उन्होंने उन सारे लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अभियान चलाया, नहीं। चाहे नूरुल हसन हो, जेएनयू के अंदर जितने मैं बोल लेफ्टिस्ट रहा हूं भरे, ना। अल्लाह, ठीक है। अब जेएनयू के ये तो बात ठीक है। हमने देखिए जेएनयू के अंदर शुरुआत में जितने इतनी भूमिका लेफ्टिस्ट बनाई भरे, कि हम अलीगढ़ में जितने आराम से भरे, बात कर सारे रहे हैं। ये सारे के सारे नहीं, नूरुल हसन ने भरा। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस शिक्षा का सबसे ज्यादा बर्बाद अरे, उसी ने कहने किया। दो, कहने दो। राष्ट्रीय स्वयं संघ के खिलाफ अभियान चलाया तो वो चलाया, उसमें क्या दिक्कत है? सरदार पटेल ने भी तो राष्ट्रीय स्वयं संघ को बैन नहीं किया चला था, बैन किया था तो नहीं। इस्लामिस्ट थे। ये क्या बात हुई? सरदार पटेल ने भी तो बैन किया था, होम मिनिस्टर थे राष्ट्रीय स्वयं खैर, अरे, संघ। वो तो ये ये सारे- जो राष्ट्रीय स्वयं संघ पे क्या वो इस्लामिस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। और अब वो पे कभी आप एजुकेशनिस्ट हैं, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन पर भी कभी बहस होगी, कोई कार्यक्रम होगा, उसमें कर सकते हैं। और नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया, नेहरू ने बेच दिया और बेच दिया, ये ठीक है, आप मानते रहिए। लेकिन जिन संस्थाओं में हम पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, आज जिन IITs पे आप गर्व करते हैं, नेहरू के काल में बनी हुई है। चलो नेहरू नहीं बना, नेहरू काल में तो बनी, ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसरो नेहरू के काल में बना, सारे जो है देश का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नेहरू के काल में बना। नेहरू नहीं बनाया, कोई प्रधानमंत्री खुद हथौड़ी और इंच लेके नहीं बनाता है, उस विजन होता है। मैं टिहरी गया था 1948 में, टिहरी डैम के जो है परिकल्पना नेहरू ने की थी, वहाँ म्यूजियम में लिखा हुआ, देख लीजिए जा करके। देश बर्बाद कर दिया, देश तो कहने के लिए कुछ भी कहिए, देश बर्बाद कर दिया। आज जिस देश में हम खड़े हैं दुनिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में तो थे, वहाँ पर वहाँ के लोगों ने नेहरू की तारीफ की उनके सामने भाषण देते हुए। आज कहीं भी आप जाइए तो आप मतलब जो है नेहरू को खलनायक साबित करिए, लेकिन ये देश नायक मानता रहेगा, वो तो जनता को तय करना है। लेकिन बात हम राहुल गांधी पे कर रहे हैं, नेहरू पे नहीं कर रहे हैं। जब नेहरू पे बहस होगी तो फिर नेहरू पे होगी। अब पुरखों पर अगर बात करने लगेंगे तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उनकी सरकार में मंत्री थे पश्चिम बंगाल में। किसकी सरकार? किसकी सरकार भाई में? 46 में किसके मंत्री? किसके थे? जो फजलुल्लाह की सरकार में नहीं थे। प्रजा कृषक पार्टी थी सर, मुस्लिम लीग नहीं थी। मुस्लिम लीग नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। नहीं मुस्लिम। और उसकी शर्त ये थी कि तुम पाकिस्तान की मांग नहीं करोगे। अच्छा, पाकिस्तान की थोड़ा सा एक बार आप भी तो देख लीजिए महाराज, जो आप सब सर, सारे मैंने इस्लामिस्ट बता दिए। मैंने आप- सारे वापस सारे आते हैं बोल थोड़ा। दिया ना। एक हम तरफ 47-48 में तो ज्यादा ऐसा चले गए। इसमें इतिहास मत जाइए कि 46 में क्या था, 47 में कह रहे क्या पुरखों पे था। मत जाइए इतिहास ना, में अभी की बात पुरखों पर आप कीजिए, ये जाएंगे तो सबके पुरखे खुलेंगे, फिर वो उसको आप छोड़ दीजिए। बात अभी की हो रही है कि अब सारी संस्थाएं आदर्श हो गई, तब सारी संस्थाएं खराब थी, या तब आदर्श थी। लोकतंत्र का विकास सतत होता है, न तब आदर्श था ना आज आदर्श है। एक क्रमिक विकास होता है लोकतंत्र का। डेमोक्रेसी इवॉल्व करती है, उसमें दौर भी आते हैं, उसमें इमरजेंसी दौर भी जैसा दौर भी आया, और भी दौर आते हैं। तो कोई चीज इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में मत दो। अभी 12 साल में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है कि डिसॉल्व हो रही है? वो राहुल गांधी तो कहते हैं डिसॉल्व हो रही है। तो जंतर मंतर में आके लड़कों ने बता दिया क्या हो रही है। या इस समय तो छोटे छोटे बच्चे हर जगह खड़े हो रहे हैं। अभी आज भी पढ़ा था, हमीरपुर में बच्चे खड़े हो गए कि साहब जो है उनकी सड़क नहीं बनी, स्कूल के बच्चे। जयपुर में दिव्यांग खड़े हो गए, वहाँ फतेहपुर में खड़े हो गए बच्चे। तो आखिर जनता से ही तो खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी नहीं खड़ा कर रहे हैं कोई। जो भी ये सारे जगह जगह जन उभार हो रहा है तो स्वतः हो रहा है ना। तो और मैं तो कह रहा हूँ ये इसीलिए हो रहा है कि डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, इसीलिए तो हो रहा है। लोकतंत्र की निशानी है ये। लोकतंत्र की निशानी है। अगर लोग खड़े होते हैं अपने मुद्दों को लेकर, अपने इश्यूज को लेकर के, और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप खड़े होते हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक क्या कहते हैं जो चेतना है लोकतांत्रिक, विकसित हो रही है। मैं तो उसके इस रूप में देखता हूँ। मैं तो उसको बुरा मानता ही नहीं कि क्यों खड़े हो रहे हैं। इसका लाभ आपको लगता है राहुल गांधी को मिलेगा? भाई शुद्ध चुनावी लाभ की बात कर रहा हूं। चुनावी लाभ की जहाँ तक बात है तो ये निर्भर करता है राजनीतिक पार्टी के कौशल पर। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन के से विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी थी। उसने पूरे देश में उससे जो भावना पैदा हुई उसको कैश किया, लेकिन दिल्ली में नहीं कर पाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर ले गए। तो ये निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इससे कोई राजनीतिक वातावरण बनता है वो कितना कर पाती है, ये उसके कौशल पर निर्भर करता है। वातावरण खाली बन जाने से नहीं होता है। वातावरण को आप कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे इश्यूज के साथ अपने को जोड़ते हैं, कैसे आपका संगठन काम करता है, कैसे आपके वर्कर जो है लोगों को भी रीच आउट करते हैं, इन सब पर निर्भर करता है। खाली एक किसी ने आकर के आंदोलन कर दिया और उससे आपको वोट मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का नेटवर्क संगठन बहुत स्ट्रांग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन बहुत मजबूत है उनका, इसलिए उनको उसका लाभ मिल गया। लेकिन दिल्ली में नहीं मिल पाया। दिल्ली में वो फसल काट ले गए अरविंद केजरीवाल। मिला दिल्ली में 13 के चुनाव में मिला, 32 सीटें आई, लेकिन वो हर्षवर्धन को किनारे करके वो किरण बेदी को ले आए। तो उसका नतीजा हुआ कि फिर 3 सीट पे सिमट गए। वही बीजेपी
जो 2013 में 32 सीटें जीतती है, वो 2015 में जो है 3 सीट पे आ जाती है। क्यों? आपकी रणनीति गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए इस पूरे वातावरण का लाभ कांग्रेस को तभी मिलेगा अगर उसकी नीति, नियत, रणनीति और कार्यकर्ता और संगठन सही होंगे, चाक चौबंद होंगे, तब मिलेगा। ठीक है, खाली इसके आधार पर नहीं मिलेगा। ये टेम्पररी फेस है या इसका असर लंबी लंबा चलेगा? देखिए, थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए। हम पुरखे पर बात क्यों करते हैं? नहीं, मैं, ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए क्योंकि आप इस देश का एक विद्वत समाज है, जिसमें पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। वो मानते हैं कि 2014 के बाद इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, जो राहुल गांधी वाले बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए जाता हूं कि नेहरू के समय क्या हुआ था, जो उनको बड़ा महान दिखाया जाता था, वो ऐसा है नहीं, लेकिन पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि उनके दरबारी लेखन करवाया गया। इस देश में सच आज निकल रहा है, जब उनके आर्काइव से निकल रहा है। और आज का सच आगे निकलेगा ना, निकलेगा तब आर्काइव से निकलेगा। नहीं, क्योंकि अभी दरबारी लेखन हो रहा है। मैं कह रहा हूं निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा, मैं मना कहां कर रहा हूं। तो इसलिए बताना जरूरी था कि वो कैसे थे। कैबिनेट में भी गाली देते थे। राजेंद्र बाबू की, मैं सुनिए, मैं तो किताब में पढ़ा हूं, इसलिए बोल रखता हूं। कैबिनेट में गाली देते थे, उनके गाली उनसे निकलता था। जो ये चरित्र चित्रण गाली देते हैं लोग, यहां तो चरित्र चित्रण जो किया गया है पंडित नेहरू का, इसीलिए मैंने जिक्र किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय कैसा हुआ था, छोड़िए। मनमोहन सिंह के समय रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी चला रही है, एक प्रधानमंत्री कठपुतली की तरह नाच रहा है, और एक काउंसिल बना हुआ है, उसमें नक्सली गिरोह का भी आदमी है, विनायक सेन भी आदमी है। और छत्तीसगढ़ आप जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, रांची जाते हैं, तो श्रीमती सोनिया गांधी कहती हैं कि अरे भाई, इनको डायलॉग से बात करनी चाहिए, ये पॉलिटिकल रह जाए, पॉलिटिकल संवाद से इनको खत्म होगा नक्सलिज्म। और इधर ऑपरेशन ग्रीन हंट, आपका चिदम्बरम ग्रीन हंट कहते हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि ये देश का सबसे खतरनाक है, और सोनिया गांधी का उनका बर्दाश्त है। ये इंस्टीट्यूशन चल रहा था। प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को राहुल गांधी ने कितना गंदा किया, प्रधानमंत्री को ह्यूमिलिएट किया। अमेरिका में रहते हुए संजय बारोट क्या कहा गया, हम तो रिजाइन करने के लिए वो तैयार थे। इतना तो प्रधानमंत्री कम से कम कंप्रोमाइज कभी नहीं हुआ था जितना अब कंप्रोमाइज होता है। ठीक है। तो आप जब कहते हैं चरित्र चित्रण करते हैं, तो इसलिए मैं ये जिक्र करता हूं कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी के जब शासन चल रहा था तब संस्थाएं जिंदा थी? जब नेहरू थे तब क्या संस्थाएं वाकई जिंदा थी? जब श्रीमती गांधी थी तो संस्थाओं का तो पूरा नाश हो चुका था, सारी संस्थाएं। हम लोग तो उसी समय के हैं। हम लोगों ने तो 75 का आंदोलन देखा है। ये तो हमसे बड़े हैं, और बेहतर तरीके से देखोगे, आंदोलन में रहे होंगे। लेकिन मैं भी आंदोलन में देखा हूं सर, इसलिए मैं भी कह सकता हूं। 75 के आंदोलन को कैसे भागते थे और कैसे पकड़ पकड़ के उनको नसबंदी कर दी जाते। हमारे टीचर भागते थे, स्कूल से भाग जाते थे। वो तो डेमोक्रेसी जिंदा किया गया। अब बात हमने चूंकि राहुल गांधी से शुरू की थी सर, तो अब राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड तो एज लीडर ऑपोजिशन पूरी तरीके से 2029 में ही हमें मिल पाएगा। तब तक प्रयास जारी रहेंगे। और अभी पीछे 2 महीने जो देखने को मिला है, ऐसे अगर प्रकरण आगे आते रहे, ये सरकार को परेशान करते रहेंगे, राहुल गांधी उसको उसका फायदा उठाने की का मौका मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें जो है, अब चूंकि हम लोग इतिहास से बहस का समय नहीं है। अब विनायक सेन के बारे में उन्होंने कहा कि नक्सली था। विनायक सेन जेल में रहे, विनायक सेन कोर्ट से छूट गए, जब है अब वो डॉक्टर हैं। मतलब अगर वो कोर्ट से कोई छूट जाए, मान लीजिए जो केंद्र जो उसमें क्या कहते हैं वो ग्राम स्टेन्स के मर्डर में जिसका नाम हो, वो मंत्री बन जाए, तो कोर्ट से छूट गया, मंत्री बन गया, विनायक सिंह नक्सली हो गए। तो दोनों तरफ पर ज़्यादा ध्यान दो ना कि, तो इसलिए ऐसा नहीं है सर, ये तो सही है, संस्थाएं तभी तक आज़ाद होती हैं जब तक वो किसी का साथ दे रही होती हैं। और उन्हीं संस्थाओं ने, सुनिए, बोफोर्स की रिपोर्ट किसने दी थी? राजीव गांधी के खिलाफ CAG ने दी थी। वो संस्था नहीं थी क्या? सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की सरकार थी। 415 MP की संस्था थी। और किसने दी थी? TN चतुर्वेदी ने दी थी। वो TN चतुर्वेदी फिर कहाँ चले गए? वो BJP के MP बने, गवर्नर बने, गए कि नहीं गए? तो इसलिए ये संस्थाओं की आज़ादी की बात मत करिए। जिस जस्टिस ने जगन्नाथ मिश्रा को क्लीन चिट दिया था, वो जज क्या था? नहीं, तो मैं तो दोनों कौन जज था? तो आप श्रीमती गांधी ने उसको ले आया था वहां पर। किसको? वो राज्यसभा का आदमी था। नहीं, जगन्नाथ मिश्रा को कब क्लीन चिट मिली है? इंदिरा गांधी तो जिंदा भी नहीं थी तब।
जब जगन्नाथ मिश्रा क्लीन चिट मिली है। इंदिरा गांधी तो 84 में मर गई, सर जगन्नाथ मिश्रा क्लीन चिट बाद में जगन्नाथ मिली। मिश्रा के करप्शन के केसेस को उसी ने सबसे पहले क्लीन चिट दिया था। तो एनीवे अभी कितने जजेस की क्लीन चिट जिन्होंने क्लीन चिट दी वो केरल गवर्नर बन गए। सर हम तो जानते अगले हैं, दिन हम तो जानते तो हैं फिर कि तो आप ये हम तो जानते हैं कि से जो है वो कांग्रेस यूपीए के जमाने के जितने जजेस इस पे थे बहस- वो आज कहां जाकर के बैठे हुए हैं। सवाल ये अरे भाई इंडिया के भाई जमाने के पिछले इसका- पिछले चीफ जस्टिस किसके थे? बेटे थे कांग्रेस के एक गवर्नर के बेटे थे चीफ जस्टिस। कहां से आ गए थे? नहीं तो कहां से- रंगनाथ मिश्रा के पूरा खानदान कहां से आ गया था? अरे भाई जरा बताएं तो ये चंद्रचूड़ का खानदान कैसे आ गया था? ये जरा बताएं तो मुझे सही। लग रहा है 29 तक का भी इंतजार नहीं नहीं, ये करना बहस पड़ेगा तो बड़ा अभी। चंद्रचूड़ खानदान कहां से आ गया था? चंद्रचूड़ का खानदान जज देखिए था। आपने उनके पिता ही जज थे। आप दोनों ने ये कोई हर बात दौर हुई में संस्थाओं का क्या हाल रहा सब हम मुझे लगता जानते है हैं सब सुनने सेटिंग वालों क्या को होता है। सब पता तो लग जब गया जानते हैं तो सेटिंग आज- अब नहीं हो रही है, सेटिंग तभी होती है। आज क्या हाल है संस्थाओं का ये- पहले ये क्या तो- रहा। बाकी राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड तो खैर चुनाव में आता रहता है। अब आगे बड़े चुनाव और के एक बात नतीजे और आने बता वाले हैं। दूं, उत्तर प्रदेश के एक बात चुनाव और में कह खासकर दूं, पता चल जाएगा। मनमोहन सिंह रबर स्टैंप नहीं थे। इसके 20 उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन समय नहीं है आपके पास। सर वो अलग प्रोग्राम है बड़ा। हाँ, न्यूक्लियर डील जो है मनमोहन सिंह ने अपने दम पे करवाई थी। अगर रबर स्टैंप होते तो कभी नहीं करवा पाते। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील, जिसके बाद एक कदम आगे कोई सरकार नहीं बढ़ पाई। ठीक है सर, एनएसजी की इस पर एक कॉन्वर्सेशन फिर आगे करें। इस पर बात होनी चाहिए सर, बिल्कुल करेंगे इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि रबर हम स्टैम्प निकाल सही नहीं करके थी। बताएंगे कि मनमोहन सिंह जैसा कोई रबर स्टैम्प भगवान नहीं इस अरे ये देश तो को बताइए, दे। लोग कहेंगे आपने कहां से शुरू की थी बात। मैं कहां बताऊंगा पहुंच कि रबर स्टैंप नहीं थे। हाँ ना में जवाब कितनी दीजिएगा। घट रहे हैं। हाँ ना में जवाब कल आपके दीजिएगा, प्रोग्राम समझ में एक हमारे संपादक आए हुए थे आलोक मेहता जी। जी, उनके साथ हम लोगों ने स्टोरी की थी कि कौन कौन से फैसले मनमोहन सिंह ने ऐसे लिए जो सोनिया गांधी की मर्जी सर के मुझे खिलाफ केवल हाँ ना बताइए, राहुल गांधी इफेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन है, हाँ या ना? थे। मेरे हिसाब से तो हैं, हैं भाई, जो सरकार को असेस करते हैं। आप बता दें बस। सवाल बड़ा साफ है सर। इफेक्टिव हुल्लड़ आदमी नहीं है। हुल्लड़ ब्रिगेड का नेतृत्व करता हुल्लड़ मतलब मैंने हल्ला गुल्ला करने वाला बस हुड़दंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई डेप्थ नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। कोई चलिए गंभीरता चलिए, चर्चा में बहुत सारी बातें आई, आप मूल्यांकन आप भी कीजिए। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप आए। विनोद जी आपका, प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद आपका भी। अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस लेकर आपके सामने आते रहेंगे इसी तरीके से, अलग अलग मेहमानों के साथ, अलग अलग मुद्दों के साथ। आज इतना ही।